नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एथलीट्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमांशु कुमार और सचिन बोहरा को मिलकर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमांशु कुमार और सचिन बोहरा से मुलाकात की। बता दें कि 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप की रेस वॉक में अंडर 16 में हिमांशु कुमार ने गोल्ड जीता, तो वहीं रेस वॉक में सचिन सिंह बोहरा ने रजत पदक जीता। सीएम धामी ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों के ट्रेनिंग और सुविधा से जुड़ी हर संभव मदद करेगी। तो बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां नैनीताल हाईकोर्ट के शिफ्टिंग को लेकर हल्द्वानी के वकीलों में खुशी की लहर नजर आ रही है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के मल्लीताल हल्द्वानी शिफ्टिंग को लेकर हल्द्वानी कोर्ट के वकील खुश नजर आ रहे हैं। यहां वकीलों का कहना है कि इससे पिटीशन और यहाँ के लोगों को फायदा होगा, तो वहीं महंगाई का बोझ भी कम पड़ेगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह बिष्ट ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सर्वप्रथम तो मैं हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट होने पर उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूँ। एक बहुत अच्छा निर्णय है वादकारियों के लिए, क्योंकि जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है, घर घर तक न्याय, सस्ता सुलभ न्याय, उस सिद्धांत में यह निर्णय खरा उतरता है। मूल रूप से हाई कोर्ट जो अभी नैनीताल था, बहुत सारी परेशानियां नैनीताल में वादकारियों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी थी। हम भी कभी अगर हाई कोर्ट जाते थे तो पार्किंग की वहाँ समस्या है, भूस्खलन की समस्या रहती है, आने जाने वक्त अपना तो मुश्किल रहता, क्लाइंट भी कहाँ रहे कहाँ, बहुत महंगा नैनीताल शहर था। और नैनीताल ये कोई उद्योग नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि ये पलायन हो गया, ये उद्योग ना हो के ये वादकारियों के लिए सस्ता है, इससे कोई बेरोजगार नहीं हो रहा है, इससे लोगों के खर्चे बच रहे हैं। जो दूर दराज से, देहरादून से, खटीमा से नैनीताल वादकारी आ रहे हैं, उनको लोगों के लिए एक सुलभ रास्ता बनाया गया है कि आप आओ और सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा। गोलापार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सितारगंज से वाया सितारगंज बाईपास भी, आप यहाँ से रुद्रपुर से आओ, चारों ओर से कनेक्टिविटी है। पंतनगर एयरपोर्ट, मानो कोई बाहर से आता है, पंतनगर एयरपोर्ट है, काठगोदाम तक आपके रेलवे सुविधा है, और रहने के लिए बहुत सस्ता भी है। हल्द्वानी बहुत सारी जगह, इतने होटल बहुत सस्ते मिल जाते हैं। वादकारी अगर कहीं रहना चाहिए 200, 500, 1000, 2000 रुपये में होटल मिल जाते हैं। नैनीताल कम से कम 5 या 10 हज़ार रुपये। तो बुलेटिन में बात अब विकासनगर की कर लेते हैं, जहां जन मिलन जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि विकासनगर टाउन हॉल में जन मिलन जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी, तो वहीं सरकारी विभागों के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। देखिए, हमारा जो संगठन का निर्देश था कि हर मंत्री को विभिन्न जनपदों में जाके प्रवास करना है, और मेरे को जिम्मेवारी मिली पछवातून जो संगठन की दृष्टि से हमारा जिला है, जहां हमारी 3 विधानसभाएं शामिल हैं। कल से मेरा ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। पहला मेरा सेलापी में, दूसरा लखनवाला गांव में, फिर कल रात्रि विश्राम मेरा समाल्टा में था। सुबह समाल्टा से कालसी होते हुए, लगातार कार्यक्रमों में से होते हुए, सैया होते हुए अभी विकासनगर में जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। समस्याएं बिजली से, सिंचाई से संबंधित, गोल से संबंधित, रास्ते से संबंधित आई हैं। उन समस्याओं का हमने यहाँ पे जनता, जो लोग आए जनता के, उनसे हमने जो समस्याएं हैं उनका निदान यहाँ पे तुरंत गति से हमने किया है। और जिस प्रकार से और भी समस्याएं, चूँकि हमने पहले ही एक अनुरोध किया था सभी से कि सुबह सब आके एक अपना यहाँ रजिस्टर में उसको जानकारी दे दें, अपने जो भी कागज़ पत्तर उसमें दें, ताकि उसमें हम लोग पहले से उसकी तैयारी रखें। तो वो जो इतनी भी समस्याएं आई हैं उनको हमने यहाँ सुना भी है, उसका निदान हुआ भी है। शेष कुछ समस्याएं उसके बाद भी आई हैं, तो मैंने अपनी जो CDO हैं यहाँ की, उनसे आग्रह किया अपने अधिकारियों के साथ, वो यहाँ रहेंगी। शेष जो समस्याएं उसके बाद भी आएंगी।
तो बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 तक उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल और महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होगा, जिसे लेकर खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। रेखा आर्या ने आगे कहा कि हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेलों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियमों का लाभ करीब 70% पूरा हो चुका है, तो वहीं 2023 तक काम पूरा हो जाएगा ताकि 2024 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहां हो सके। इंटरनेशनल स्टेडियम की अगर बात की जाए तो लंबा समय हो गया, कोई खेल नहीं हो पाया, हैंडओवर भी नहीं हो पाया, अधिकारियों से लेकर आपने भी निरीक्षण किया, लेकिन स्थिति अभी कोई बेहतर दिख नहीं रही है वहाँ की। देखिए, हमें राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन करना है। 2024 में इसका होना तय है। हम लोग उसकी तैयारी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। अवस्थापना की स्थिति में मैं मानती हूँ कि लगभग 70 से 80% हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। रही बात चाहे वो हल्द्वानी इंटरनेशनल स्टेडियम की हो अथवा देहरादून की हो अथवा हरिद्वार की हो, मैं मानती हूँ कि हम लोग उसके लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पहले वैसे तो इसी वर्ष के अंत या 2023 के मध्य में जो है सभी चीज़ों का समाधान, जो भी चाहे वो लिंगारॉन हो, देहरादून का हमारा स्टेडियम हो अथवा यहाँ का हो। तो बुलेटिन में बात अब चंपावत की कर लेते हैं, जहां डीएम ने मां पूर्णागिरि धाम का निरीक्षण किया। बता दें कि चंपावत में मां पूर्णागिरि धाम में विकास कार्यों का जायजा लेने डीएम हेमंत कुमार वर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति और विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। डीएम ने ककराली गेट के पूर्णागिरि धाम तक विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कार्यधारी संस्था को पूर्ण निर्माण और मरम्मत का काम समय से पूरा करने का आदेश दिया। जिला चंपावत की एडीएम सर श्री हेमंत वर्मा जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ मां पूर्णागिरि धाम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 2022 घोषणा के हिसाब से जो काम होने हैं, तो सभी विभागों को उनके द्वारा निर्देशित किया गया। अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है पूर्णागिरि धाम के संदर्भ हेतु, उस क्रम में जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए। तो उसी क्रम में आज टनकपुर से होते हुए ये पूर्णागिरि मंदिर तक का सभी संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए जहाँ पर डीपीआर बननी है, कार्रवाई शेष है, वहाँ पर तत्काल वो डीपीआर तैयार करें। और इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपदा के दृष्टिगत जो विगत मानसून में क्षतिग्रस्त रास्ते, सड़कें और जो पेड़ योजना है उनके लिए 63 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इस प्रकार अन्य विभाग भी अपनी डीपीआर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और जल्द तो बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां अवैध अस्पतालों को लेकर प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की है। बता दें कि उधम सिंह नगर में अवैध अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। काशीपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चल रहे हैं, तो कहीं बिना नाम के अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की ज्वाइंट टीम ने शिकंजा कस दिया है। सहारा मल्टी स्पेशलिस्ट और एक बिना नाम के चल रहे अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है, जहाँ मुरादाबाद रोड पर मौजूद सेव अस्पताल की में गलतियां पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में एसडीएम साहब काशीपुर, तहसीलदार साहब डॉक्टर अमरजीत, मैं डॉक्टर तपन शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं काशीपुर नगर में अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें दरियाल रोड पर सहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज करा गया है, सेवा अस्पताल पर जुर्माना डाला गया है व ये जसपुर रोड पर एक बिना नाम के अस्पताल मिसरवाला के सामने बिना नाम के अस्पताल एक संचालित था, जिसको सीज करने की कार्रवाई गतिमान है। सहारा मल्टी स्पेशलिटी में पंजीकरण नहीं था नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत। सेवा अस्पताल में बहुत सारी कमियां पाई गई ओटी वगैरह को लेकर, सफाई वगैरह को लेकर, जिससे उसको जुर्माना डाला गया। अभी हम मिसरवाला के सामने ही खड़े हुए हैं, एक बिना नाम का अस्पताल संचालित हो रहा है जिसमें 3 मरीज भर्ती हैं, जिसके पास ना ही कोई पंजीकरण है, ना ही कोई यहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध है और ना ही कोई कर्मचारी
है जो कि बताए कि ये मरीज कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं। तो जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए इसको। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां 5 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला किया। इस दौरान वन विभाग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पौड़ी में 5 साल के बच्चे पीयूष को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। मामला श्रीनगर विधानसभा के पाबो ब्लॉक के निस्वाड़ी गांव का है। दरअसल पीयूष दोस्तों के साथ खेलने के बाद घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें पीयूष घायल हो गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया है। इस घटना पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी दुख जताया है। 5 साल का हो और खेले थे बच्चे रोड में। 5 साल बच्चे खेल रहे थे बल्ला। हमने नहीं देखा, नहीं जब बच्चे भागे तब चले, हमको पता, तब गए हम नीचे रोड में। उसके बाद हमने तो अब वन विभाग वालों ने क्या कहा? ये क्या जो साहब ने कहा बस। हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया? हॉस्पिटल जब कहाँ ले गया था पहले इनको? पहले मैं और वैसे पुलिस वालों ने गए था सीधा पलट जाओ। अच्छा। तो पाबो में ले गए हॉस्पिटल में। तुरंत मैंने हम यहाँ लगे। तो डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने कहा हमारे बस की बात ये इधर है। उन्होंने भी बोला खत्म है बच्चा। कितने भाई बहन थे? कुछ 2 भाई, एक बड़ा थोड़ा बड़ा है। पिताजी है दिल्ली में होटल में काम करता है। माँ है, दादी भी है, दादा भी है। क्या सरकार से, वन विभाग के और वन मंत्री से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है, जो पौड़ी जनपद में लगातार गुलदारों के ज़्यादा दहशत मिल रहा है देखने को। मतलब हम ये चाह रहे हैं भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सख्ताई कीजिए और मैंने गाँव वालों को सुरक्षा मिले। कौन से गाँव से? इसनी प्रॉपर नाती है मेरा। पट्टी बिडोल से हूँ। हमें सूचना मिली थी, आपदा कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 5 साल के बच्चे को गुलदार ने हमला कर दिया है। हमारी टीम मौके पे पहुंच के वहाँ पर बच्चे को 108 के माध्यम से पहले पाबो हॉस्पिटल ले गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पौड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, तो जहाँ पर उन्होंने मृतक घोषित कर दिया था बच्चे को, और उसकी अभी पंचायत नामे की प्रक्रिया। क्या वन विभाग की टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है? हाँ, वन विभाग की टीम वहाँ पर मौके पे पहुँच गई है और वहाँ पर। तो ब्रिटेन में बात अब कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। कोटद्वार के द्वारीखाल ब्लॉक में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां खेल मैदान डांडी मंडी में खेल महाकुंभ का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने किया। इस दौरान एथलीट्स कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल समेत 600 मीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। आज खेल महाकुंभ 2022 द्वारीखाल के अंदर शुभारंभ हो गया है और मैं सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सभी गुरुजनों को बधाई देता हूं। और बड़े अच्छे से आज जिस तरह से खेलों की प्रतियोगिता हो रही है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं जसपुर की, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस दौरान एक युवक की मौत हुई, तो वहीं इस आग में जलकर 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला, जहां आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि नादेही सिडकुल में शानदार फाइबर इंडस्ट्री में एलपीजी सिलेंडर में आग लगी थी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 25 कर्मचारी मौजूद थे, जहां आग की चपेट में आने से अर्जुन की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू कर किया गया, जहां फैक्ट्री में आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है तो इसमें कुल 9 गाड़ियाँ लगी। इसमें से 3 प्राइवेट सेक्टर की थी और 6 हमारी जो है। आग ये गैस लीकेज हुआ है, उस कारण से जो है लगी, क्योंकि फैक्ट्री चल रही थी, प्रोसेस में थी, तो उस वजह से लगी। और नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।